चलिए आज हिंदी साहित्य के एक ऐसे दौर में चलते हैं, एक ऐसा दौर जो अलंकारों की चकाचौंध से रोशन था तो वहीं दिल टूटने के दर्द से भी भरा हुआ था। हम बात कर रहे हैं रीतिकाल की। आइए इसे समझते हैं। तो सवाल ये है कि ये कविता नियमों की थी या विद्रोह की? असल में यही वो एक सवाल है जो रीतिकाल की पूरी आत्मा को पकड़ लेता है। एक ऐसा दौर जो कह सकते हैं विरोधाभासों से ही बना था। देखिए, ये दौर भक्ति काल की गहरी साधना और फिर आने वाले आधुनिक काल के बीच एक पुल जैसा है। तो तैयार हो जाइए इस दिलचस्प सफर के लिए। अच्छा, रीतिकाल को समझने के लिए सबसे पहले इसके दिल में जो एक तनाव था, जो एक खिंचतान थी, उसे समझना होगा। इसी खिंचतान ने ही इसकी पूरी कविता को एक शक्ल दी। तो देखिए, रीतिकाल का मैदान ना मोटे तौर पर दो टीमों में बटा हुआ था। एक तरफ थे रीतिबद्ध कवि, मतलब जो नियमों से, परंपराओं से बंद कर लिखते थे और जिनका मकसद अक्सर अपने शाही संरक्षकों, राजाओं को खुश करना होता था। और फिर दूसरी तरफ थे रीति मुक्त। ये थे विद्रोही। इन्होंने नियमों की सारी बेड़ियां तोड़ दी और जो लिखा सीधे दिल से लिखा। और जब भी ऐसी दो विचारधाराएं टकराती हैं तो एक सवाल जरूर खड़ा होता है। एक ऐसी बहस छिड़ती है जो आज तक चल रही है। सवाल ये है कि भाई, ये सब शुरू किसने किया? इस पूरे दौर का, इस पूरी परंपरा का असली प्रवर्तक कौन था? और हाँ, प्रवर्तक का मतलब सिर्फ पहला कवि होना नहीं है। नहीं, प्रवर्तक वो है जो एक नई लीक बनाता है, एक नया रास्ता तैयार करता है, एक ऐसी शैली शुरू कर देता है जिसके पीछे पीछे फिर पूरा जमाना चलता है। तो इस उपाधि के लिए मैदान में तीन बड़े बड़े दावेदार थे। कुछ विद्वान जैसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, उन्होंने कहा कि भाई समय देखो, सबसे पहले कौन आया। उस हिसाब से कृपाराम का नाम आगे आया। फिर आए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे दिग्गज। उन्होंने कहा नहीं, परंपरा किसने शुरू की, एक अटूट धारा किसने बनाई, और उन्होंने चिंतामणि को श्रेय दिया। लेकिन जो सबसे ज्यादा माना जाने वाला मत है वो केशवदास को प्रवर्तक मानता है। क्यों? उनके जबरदस्त व्यक्तित्व और उनके प्रभाव की वजह से। तो ये बहस सिर्फ तारीखों की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि असल में प्रभाव को तौला कैसे जाए। खैर, इस बहस से आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं उन कवियों से जिनके जुनून ने सच में इस युग को जिंदा कर दिया। और शुरुआत करते हैं एक ऐसे कवि से जिसने अपने टूटे हुए दिल को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। इनका नाम था घनानंद और इनकी कहानी वाकई किसी फिल्म जैसी है। इन्हें दरबार की एक नर्तकी थी सुजान, उनसे इश्क हो गया। कहानी में मोड़ तब आया जब बादशाह किसी बात पर नाराज हो गए और घनानंद को देश निकाला दे दिया। घनानंद ने सुजान से साथ चलने को कहा और उसने साफ मना कर दिया। बस यही धोखा, यही दिल टूटना उनकी पूरी शायरी की, उनकी कविता की जान बन गया। और रामधारी सिंह दिनकर की ये बात सब कुछ कह देती है। विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। मतलब उनके लिए ये जुदाई, ये दर्द कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि उनकी कला का खजाना था, उनकी कैपिटल थी। उनकी कविता में किराए के आंसू नहीं थे, वो तो अपने ही तजुर्बे का, अपने ही सीने का सच्चा दर्द था। और घनानंद इस रास्ते पर अकेले नहीं थे। एक और रीतिमुक्त कवि हुए बोधा, और कमाल देखिए, उनकी कहानी भी लगभग ऐसी ही थी। उन्हें भी एक नर्तकी सुभान से प्रेम हुआ और इस इश्क की कीमत उन्हें भी देश निकाला भुगत कर चुकानी पड़ी। इससे अंदाजा लगता है कि उस दौर में इश्क करना कितना खतरनाक खेल था। और बोधा की ये एक लाइन मानो इन रीतिमुक्त कवियों का मैनिफेस्टो है। वो कहते हैं, ये प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनों है। मतलब प्रेम का रास्ता फूलों की सेज नहीं है, ये तो तलवार की धार पर दौड़ने जैसा है। खतरनाक है, जानलेवा है, लेकिन सच्चा है। तो ये तो बात हुई अलग अलग सितारों की, लेकिन रीतिकाल के आसमान में एक ध्रुव तारा भी था। एक ऐसी रचना जो सबसे अलग, सबसे ऊपर चमकती है। और वो रचना है बिहारी सतसई। सोचे, सिर्फ 713 दोहे, और उनमें कवि बिहारी ने श्रृंगार, भक्ति और नीति, इन तीनों की मानो एक त्रिवेणी बहा दी हो। और बिहारी ना तो रीतिबद्ध थे, ना ही रीति मुक्त, वो थे रीति सिद्ध। इसका मतलब ये कि उन्हें नियमों का इतना गहरा ज्ञान था, वो इतने माहिर थे कि नियम उनकी कविता में खुद ब खुद घुल मिल गए। उन्हें जबरदस्ती दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या खूब कहा है। वो कहते हैं कि बिहारी सतसई में तो रस के छींटे पड़ते हैं। मतलब हर दोहे में रस इतना घना है कि बस छींटे ही पड़ते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। छोटे छोटे दोहे, लेकिन उनमें भावनाओं और मतलब का एक पूरा समंदर, एक पूरा ब्रह्मांड समाया है। और इसका असर देखिए, असर इतना जबरदस्त था कि सदियों तक विद्वान इसकी टीकाएं यानी कमेंट्रीज लिखते रहे। हर कोई अपने अपने तरीके से इसके दोहों के नए नए मतलब निकालने में लगा रहा। और यही तो सबूत है इस बात का कि बिहारी की कविता कितनी गहरी और कितनी परतों वाली थी। तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं। आखिर रीतिकाल की विरासत क्या है? इस पूरे दौर की आत्मा को, इसके सार को कैसे पकड़ा जाए? असल में रीतिकाल की आत्मा इसी विरोधाभास में है, रूप और भावना के बीच की कश्मकश में। एक तरफ कविता का बाहरी ढांचा था जो बहुत सख्त और औपचारिक था, जो अक्सर दरबारों के लिए लिखा जाता था, तो वहीं दूसरी तरफ उसके अंदर कवियों के दिल का कच्चा, सच्चा और बेकाबू जुनून था। और अंत में रीतिकाल एक बहुत जरूरी बात साबित करता है, वो ये कि रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को खिलने के लिए हमेशा खुली आज़ादी ही नहीं चाहिए होती। कभी कभी सबसे बड़ी कला सबसे सख्त बंधनों के अंदर से ही पैदा होती है, फिर चाहे वो उन नियमों को मानकर हो या फिर उन्हें जोर से तोड़कर। तो ये सवाल हमारे सामने रह जाता है कि रीतिकाल की कविता असल में थी क्या? एक खूबसूरत सोने का पिंजरा जिसने हुनर को कैद कर लिया, या फिर वो एक ऐसा मंच था जिसने हिंदी कविता को उसकी सबसे शानदार, सबसे ऊंची उड़ान भरने का मौका दिया? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो।